के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो मेडिकल, पैरामेडिकल एज वेल एज जो स्टूडेंट या जो नॉन सिस्टम में जो है सर, वो लगभग 3 से 4 ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे फर्स्ट वन जो होता है पेयर ऑफ किडनी, एक जोड़ा किडनी होता है, फीमेल में भी 2 किडनी होते हैं और मेल में भी 2 किडनी होती है। इसमें देखो यहाँ पर जो एक ओपनिंग होती है, इसको अगर जूम करके आप देखना चाहो तो इसे हम लोग बोलते हैं क्लोट्रिस। उसके जस्ट नीचे एक छोटा सा ओपनिंग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल। हेल्दी लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब ये जो है यूरोजेनाइटल एरिया होता है मेल का, जिसे हम लोग पेनिस बोलते हैं, और इसमें 3 पार्ट होते हैं। जो ये फ्रंट का पार्ट है इसको बोला जाता है ग्लैंस पेनिस, ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है बॉडी या सैप्ट बोला जाता है। और टॉपिक और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो मेडिकल, पैरामेडिकल एज वेल एज जो स्टूडेंट या जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, जो मेडिकल से बिलोंग्स नहीं करते, उनको भी इस टॉपिक के बारे में जानना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये ह्यूमन फिजियोलॉजी एज वेल एज मेडिसिन का टॉपिक कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस क्लास। आज का जो टॉपिक है वो है एपिस्पैडियस के बारे में। ये एपिस्पैडियस या हाइपोस्पैडियस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, डिटेल में जानेंगे आज कि होता क्या है, कैसे होता है, रीजन काउजेस क्या क्या होते हैं, इसको हम डायग्नोस करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और इसके ट्रीटमेंट कैसे किए जाते हैं। ये सारी चीजों के बारे में तो पढ़ेंगे ही। एपिस्पैडियस को समझाने से पहले कि क्या होता है, थोड़ा सा आपको मैं रेनल सिस्टम समझाता हूं ह्यूमन की, उसके बाद आऊंगा कि एक्चुअल में होता क्या है। थोड़ा सा समझिए। देखिए, कोई भी ह्यूमन हो, चाहे वो आइदर मेल हो या फीमेल हो, उसके अगर हम रेनल सिस्टम की बात करें तो रेनल सिस्टम में जो है सर, वो लगभग 3 से 4 ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे फर्स्ट वन जो होता है पेयर ऑफ किडनी, एक जोड़ा किडनी होता है, फीमेल में भी 2 किडनी होते हैं और मेल में भी 2 किडनी होते हैं। किडनी के ऊपर प्रेजेंट सुप्रारेनल ग्लैंड है, उसकी डिस्कशन अभी जरूरत नहीं है। किडनी से ही लगे हुए देखिए इस प्रकार से 2 ट्यूब आते हैं, इन दोनों ट्यूब को बोला जाता है यूरेटर। एक्चुअल में ये फीमेल का रेनल सिस्टम है, ये मेल का रेनल सिस्टम है। यहां मैं मेंशन कर देता हूं मेल, ताकि आपको समझने में थोड़ा भी परेशानी नहीं होगा। अभी जस्ट एपिस्पैडियस आपको समझ में आ जाएगा। मेल में भी 2, फीमेल में भी 2 किडनी है, मेल में भी 2 किडनी है। किडनी से लगा हुआ 2 ट्यूब आता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेटर। क्या बोला जाता है सर? यूरेटर। एक्चुअल में जो भी ब्लड का फिल्ट्रेशन किडनी में होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यूरिन का फॉर्मेशन बहुत डिटेल में आपको पढ़ा चुके हैं। तो ये जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ये इसी ट्यूब के थ्रू, यूरेटर के थ्रू होते हुए ही यहां पर एक प्यूबिक एरियाज में, प्यूबिक स्पेस में प्रेजेंट होता है ब्लैडर, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिन ब्लैडर। यानी किडनी में फिल्टर हुआ यूरिन यूरेटर के थ्रू होता हुआ यूरिन ब्लैडर में आ जाता है। इस यूरिन ब्लैडर से एक और देखो यहां पर ट्यूब कनेक्टेड होता है, एक और ट्यूब कनेक्टेड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोला जाता है सर? यूरेथ्रा। मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। अब इसी यूरेथ्रा के थ्रू जो भी यूरिन ब्लैडर में आया था फिल्टर होके, वो क्या है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। और इस यूरेथ्रा की ओपनिंग फीमेल में वजाइनल टिप पे होता है और मेल में पेनाइल एरिया पे होता है। अब थोड़ा सा आप तो रेनल सिस्टम के बारे में जान ली, अब थोड़ा सा एक्सटर्नली जो है यूरोजेनाइटल एरिया के बारे में बता देता हूं। अब देख लिया आपने कि यूरेथ्रा क्या है, ओपन हो चुका है बाहर। अब यूरेथ्रा का काम क्या है, ये भी आपको समझ में आया कि यूरेथ्रा जो है यूरिन ब्लैडर से यूरिन को कलेक्ट करता है और बॉडी से एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। क्यों करता है? क्योंकि यूरिन जो है एक एक्सक्रेटरी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट उसमें लॉट अप होते हैं, जिसके कारण यूरिन को बॉडी से बाहर होना होता है। अगर यूरिन आपके बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगे तो लॉट ऑफ प्रकार के डिजीज जो है आपके बॉडी में फॉर्मेशन होने लगेगा और आप जो है एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब ये जो है यूरोजेनाइटल एरिया होता है मेल का, जिसे हम लोग पेनिस बोलते हैं, और इसमें 3 पार्ट होते हैं। जो ये फ्रंट का पार्ट है इसको बोला जाता है ग्लैंस पेनिस, ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है बॉडी या सैप्ट बोला जाता है, और ये जो आपको स्किन या एब्डोमिनल कैविटी से रिलेटेड होता है, जो अटैच होता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रूट। ये 3 पार्ट के अलावे ये जो आपको दिख रहा है पीछे में, यही है यूरिन ब्लैडर। मेल में, मेल की मैं बात कर रहा हूं, जो अभी वहां यूरिन ब्लैडर देख रहे थे। इस यूरिन ब्लैडर से देखो ये ऐसा एक प्रकार का ट्यूब निकल के चला और इसी ट्यूब को हम लोग बोल रहे थे यूरेथ्रा, जो यूरिन ब्लैडर से अटैच्ड है, जो यूरिन ब्लैडर से यूरिन लेकर के पूरा यहाँ यूरिन ब्लैडर से यूरिन लेकर के बाहर आया। ठीक,
ये हुआ मेल में। फीमेल में भी एक्चुअल में कुछ इसी प्रकार से होता है। फीमेल का जो यूरोजेनाइटल एरियाज होता है जो कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें देखो यहाँ पर जो एक ओपनिंग होती है, इसको अगर जूम करके आप देखना चाहो तो इसे हम लोग बोलते हैं क्लोटरिस। उसके जस्ट नीचे एक छोटा सा ओपनिंग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, जो यूरिन ब्लैडर से यूरिन लेकर के निकला था। उसके नीचे वजाइनल ओपनिंग होता है। ए वाली जो पार्ट है इसको बोलते हैं लिबिया माइनोरा, और ए वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं लिबिया मेजोरा। इसी चीज को यहां पर भी आप देख सकते हो। ये होता है एक्सटर्नल यूरोजेनाइटल एरिया, और आपको इंटरनली रेनल सिस्टम भी दिखा दिया। अब यहां पर दो चीजें हमें समझ में आई। क्या आई सर? कि आइदर मेल हो या फीमेल हो, दोनों में थोड़ा सा तो डिफरेंस होता है यूरेथ्रा के बीच में, क्योंकि मेल में पेनाइल एरिया में केवल एक ही स्पेस था जो कि यूरेथ्रा ही था, वो आपको यूरिन को बाहर लेकर के निकला था। बट यूरोजेनाइटल एरिया ऑफ द फीमेल, इसमें दो स्पेस है, दो ओपनिंग है, एक यूरेथ्रल ओपनिंग है, एक वजाइनल ओपनिंग है। ठीक है। अब ये जो यूरेथ्रल ओपनिंग और वजाइनल ओपनिंग में दोनों में जो डिफरेंस है वो इसलिए है क्योंकि मेल में आइदर स्पर्मेटिक जोन्स जो बाहर निकलने होते हैं, एक्सक्रीट आउट होने होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जो स्पर्म होते हैं या यूरिन हो, मेल में दोनों एक ही ट्यूब के थ्रू बाहर निकलते हैं, वो होता है यूरेथ्रा। जबकि फीमेल में जो इंटरकोर्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है वजाइनल ओपनिंग से, और फीमेल में यूरिन ओपन होने के लिए यूरेथ्रल ओपनिंग सेपरेट बनाया है नेचर ने। ये डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर एक मोटा मोटी तौर पर विशेष तौर पे हमें बात समझ में आई है, ये समझ में आई है सर बात कि जो यूरेथ्रा है ये एक ओनली जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब है जो कि यूरिन ब्लैडर से यूरिन को लेकर के बाहर एक्सक्रीट आउट करेगा, आइदर वजाइनल एरिया से भी या आइदर पेनाइल एरिया से भी, दोनों में से कहीं से भी निकल सकता है, दोनों में से कहीं भी दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब दोनों में जो यूरेथ्रा होता है आइदर फीमेल में हो या मेल में हो, दोनों की लेंथ अलग होती है। अभी जान लिया आपने कि क्या है सर, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इस प्रकार से ट्यूब है जिससे कि यूरिन बाहर की ओर निकलता है। मेल में जो यूरेथ्रा होता है ये लंबा होता है, लेंथ में ज्यादा बड़ा होता है कंपेयर टू फीमेल। मेल के जो यूरेथ्रा की लेंथ होती है वो लगभग होता है 20 सेंटीमीटर अगर अप्रोक्स मान के चलो तो, और फीमेल में जो यूरेथ्रा होता है उसका अप्रोक्स 4 to 5 सेंटीमीटर जो है वो यूरेथ्रा की लेंथ होता है। दोनों में यूरेथ्रा की लेंथ कम होता है। ठीक है। ये बात भी आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग मेन अपने टॉपिक पे। आज के टॉपिक क्या है सर? एपिस्पैडियस है। व्हाट इज एपिस्पैडियस सर? यूरेथ्रा इसीलिए समझा रहा था क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन यूरेथ्रा से ही है। एक्चुअल में एपिस्पैडियस इट इज अ रेयर बर्थ डिफेक्ट ऑफ द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। एपिस्पैडियस जो होता है ये रेयर बर्थ डिफेक्ट है, यानी ये आपको यहां किसी भी बेबी को जन्म लेने के बाद नहीं, कोई भी ह्यूमन जन्म ले लिया उसके बाद नहीं, जन्म से पहले या जिस समय जन्म ले रहा था उसी समय ये डिटेक्ट होगा। ये जन्म से ही ये डिफेक्ट प्रेजेंट होता है, और ये डिफेक्ट क्या है? इट इज अ डिफेक्ट ऑफ ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। अब देखो यूरेथ्रा की ओपनिंग की ये डिफेक्ट होती है, मतलब एबनॉर्मलिटी होती है। नॉर्मली मैंने बताया ये ओपनिंग यूरेथ्रा की कहां होनी चाहिए? अगर मेल में हो रहा है तो आपको ग्लैंस पेनिस के पास होना चाहिए, टिप पे, और यदि फीमेल में हो रहा है तो आपको बिलो ऑफ द क्लोटरिस होनी चाहिए, बिलो ऑफ द क्लोटरिस। यहां पर आप इस पिक में देख सकते हो कहां पर हो रहा है सर? एक क्लोटरिस है, इसके नीचे ओपनिंग है। यहां पर भी देख सकते हो एक क्लोटरिस है और इसके नीचे यूरेथ्रल ओपनिंग है। ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन है अगर यूरेथ्रा ओपन होता है तो। लेकिन यदि यही यूरेथ्रा आइदर मेल में हो या फीमेल में हो, जिस साइट पे ओपन होना चाहिए था वहां पर ओपन न होकर के डिसलोकेट हो गया हो, उस जगह पे ओपन नहीं हुआ हो, इसी कंडीशन को बोलते हैं एपिस्पैडियस। होप तो समझ में आया होगा। इन द एपिस्पैडियस the urethra doesn't develop into the complete tubular structure। अभी मैंने क्या बोला था कि यूरेथ्रा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। यूरेथ्रा एक ट्यूब होता है जो मेल में 20 सेंटीमीटर का लगभग होता है, फीमेल में 4 से 5 सेंटीमीटर का होता है। लेकिन यही यूरेथ्रा जब बेबी जन्म लिया हो, आइदर मेल बेबी हो या फीमेल बेबी हो, दोनों कंडीशन में अगर यही यूरेथ्रा कंप्लीट डेवलप नहीं हुआ हो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में, तो बस इसी के कारण जो है ये डिफेक्ट पैदा हो जाता है, और ये जिस लोकेशन पे ओपन होना चाहिए था यूरेथ्रा को उस लोकेशन पे ओपन नहीं हो पाता है। एंड दिस कंडीशन इज नोन एज द एपिस्पैडियस।
अब मेल के कंडीशन में थोड़ा सा एपिस्पैडियस में डिफरेंस हो जाता है, दो वर्ड यूज किए जाते हैं, एक होता है एपिस्पैडियस और एक होता है हाइपोस्पैडियस। एक होता है हाइपोस्पैडियस और एक होता है एपिस्पैडियस। यदि यूरेथ्रा, देखो अब यहाँ पे ग्लैंस पेनिस के पास ओपन हो रहा था यूरेथ्रा, अगर ये नॉर्मल टिप पे ओपन हुआ तो अब तो ये नॉर्मल कंडीशन हुआ, नॉर्मल लोकेशन हुआ। लेकिन अगर यही यूरेथ्रल की ओपनिंग नीचे में हो, ग्लैंस पेनिस के बिलो हो, तो इस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोस्पैडियस। और यही अगर यूरेथ्रा की ओपनिंग ग्लैंस पेनिस के एबव हो, ऊपर में हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं एपिस्पैडियस। तो होप तो आपको एपिस्पैडियस और हाइपोस्पैडियस में भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। अब आप समझो, अब आप कहोगे कि क्या सर एपिस्पैडियस की जो कंडीशन है, एबनॉर्मलिटी है, ये केवल मेल में ही क्रिएट होगा क्या? नहीं, इट कैन क्रिएट इन द मेल और फीमेल आइदर एनीवन। मेल में भी क्रिएट हो सकता है, फीमेल में भी क्रिएट हो सकता है। लेकिन अब बोलोगे मेल में तो सर ग्लैंस पेनिस पे ओपन हो रहा है तो इट कैन विजिबल क्लियरली, तो फीमेल में कहां पर ओपन होगा? वाइल द फीमेल में जो है सर वो तो ओपनिंग होता है जस्ट क्लॉट्रिस के बिलो जो है यूरेथ्रल ओपनिंग है। तो फीमेल में जो प्यूबिक एरियाज होते हैं ऊपर में, इधर में कहीं पर भी अगर यूरेथ्रल ओपनिंग हो जाए, बस लोकेशन से डिसलोकेट हो जाए, दिस कंडीशन विल लीड्स टू द एपिस्पैडियस इन द फीमेल। अब बोलोगे कि क्या ये नॉर्मल, क्या ये कॉमन होता है सर? तो नहीं, ये कॉमन भी नहीं होता है बच्चे। एपिस्पैडियस लाखों बच्चे जब जन्म लेते हैं, उन लाखों बच्चों में किसी एक में जो है एपिस्पैडियस क्रिएट होता है। तो होप सो अब आपको ये बात तो समझ में आ गया होगा कि एपिस्पैडियस होता क्या है और ये कैसे क्रिएट होता है और किस चीज की ये एबनॉर्मलिटी है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर ये एपिस्पैडियस होता क्यों है, आखिर इसके होने के पीछे रीजन क्या है, व्हाट आर द काउजेस ऑफ द एपिस्पैडियस। बट अगर मैं कहूं कि अभी तक मेडिकल साइंस में एपिस्पैडियस क्रिएट क्यों होता है, द डेफिनेट काउज इज अननोन। अभी तक जो है कोई भी डेफिनेट कारण जो है इसका पता नहीं लगाया जा पाया है। कुछ हालांकि इसके रीजंस बताए गए हैं कि हाँ इस कारण से एपिस्पैडियस हो सकता है। जैसे क्या कारण हो सकता है? जैसे एक कारण हो सकता है कि जब मदर के अंदर कंसीव कर रहा था बेबी यूट्रस में, उस समय मदर के बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंसिंग हो गया। दैट्स व्हाई उस डिसबैलेंसिंग के कारण जो ऑर्गन सही वे में फॉर्मेशन होना चाहिए था, अब यूरेथ्रा भी क्या एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एक ऑर्गन है, ठीक है, वो जितना फॉर्मेशन होना चाहिए था 20 सेंटीमीटर का अगर उसको फॉर्मेशन होना चाहिए था, जिस जगह पे जाके ओपन होना चाहिए था, हार्मोनल डिसबैलेंसिंग इन द मदर के कारण जो है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाया। क्योंकि बेबी का जो भी कंसीव में फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द कंसीव फॉर्मेशन होता है, जो भी ऑर्गन्स, वो सारे के सारे ऑर्गन्स डिपेंड करते हैं मदर के हार्मोनल कंट्रोल पे। इसीलिए जब माँ जो है प्रेग्नेंट होती है, कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट होती है, तो उसका पर मंथ जो है, हर मंथ आपको एक रेगुलर इंटरवल पर जो है वो रूटीन चेकअप किया जाता है। क्यों किया जाता है? बिकॉज ऑफ ये चेक किया जाता है कि हार्मोनल कंट्रोल मदर के अंदर सही वे में हो रहा है कि नहीं। इफ द हार्मोनल कंट्रोल इज रेगुलेट इन द नॉर्मल वे, देन द बेबी विल ग्रो इन द यूट्रस इन द नॉर्मली, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा। जिसके लिए कई मर्तबा जो है वो टेस्ट किए जाते हैं आपको, और लॉट ऑफ टाइप्स के टेस्ट किए जाते हैं इन्हीं सब चीजों को डिटेक्ट करने के लिए। आजकल लोग क्या कह देते हैं, जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट हुई, उसको डॉक्टर अगर हर महीने बुलाता है चेक करने के लिए, तो लोग क्या कह देते हैं कि डॉक्टर तो पैसा के लिए बुला रहा है, बस पैसा खाने के लिए, पैसा को खर्च करवाने के लिए बुला रहा है। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में इस माइंडसेट या माइंडसेट को चेंज करना होगा। इन द यूट्रस हम लोग कई प्रकार की बेबी को डिफेक्ट को पता लगा पाते हैं, और वो अगर पता लगाते हैं, अगर वो बेबी एबनॉर्मल होता है तो डॉक्टर इवन सजेस्ट भी करता है कि इस बेबी को लाने से अच्छा है आप इसको मिसकैरियज करवाओ, इसको एबॉर्शन कर दो, इसको मत लाओ। इससे क्या होता है कि बेबी इस दुनिया में आकर के पूरे एंटायर ऑफ लाइफ कष्ट झेलेगा। उससे अच्छा है कि उसको ना आने दे इस दुनिया में। जो हेल्दी बेबी है वही है, इट्स अ नॉर्मल सिनेरियो। पहले आपने देखा होगा कि इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म बहुत लेट्स होते थे। बहुत से बच्चे जो है मेंटली रिटायर्ड जन्म लेते थे, बहुत से बच्चे हैं ब्लाइंड जन्म लेते थे, उनके बोन्स ही नहीं फॉर्मेशन हुए जन्म लेने के। ये पहले हुआ करता था, अब ये रेशियो कम हो गया। अभी भी हो रहा है लेकिन कम हो गया। क्यों हो गया कम? क्योंकि हम वैसे बेबी को इन द यूट्रस ही डिटेक्ट कर ले रहे हैं कि कोई एबनॉर्मलिटी है क्या। यदि है तो हम उसे इस दुनिया में लाना उचित नहीं समझते हैं। अगर वो नॉर्मल हेल्दी रहे तो अच्छी बात है। तो खैर ये तो पास अवे अलग बात हो गई। अब हम लोग आते हैं एपिस्पैडियस का। पहला तो अननोन कारण है। दूसरा हमने कारण क्या जाना कि मदर में जो है वो
एबनॉर्मल या डिसबैलेंसिंग ऑफ हॉर्मोन्स हो गए होंगे। थर्ड रीजन एक ऐसा लगाया जाता है कि जो बेबी था उस बेबी के अंदर जो है प्यूबिक बोन का इम्प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ। प्यूबिक बोन मतलब जो हिप में बोन बनते हैं बेबी के, उसी बोन से सारे लिगामेंट कनेक्ट होके वहां पर सारे के सारे ऑर्गन जो भी आपको प्यूबिक यूरोजेनाइटल एरिया के ऑर्गन्स बनने हैं वो बनता है, जो भी रेनल सिस्टम के ऑर्गन बनना है बनता है। तो उस बोन्स का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाया। दैट्स ऐसा डिटेक्ट किया गया है कि जिन बच्चों में वो हिप बोन या प्यूबिक बोन का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ उनमें जो है यूरोजेनाइटल एरियाज में कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो गया। जैसे फीमेल में जो है लिविया माइजोरा नहीं बना, या क्लॉटरिस सही जगह नहीं था, या यूरेथ्रल ओपनिंग सही जगह नहीं था। मेल में भी सेम वे जो यूरेथ्रल ओपनिंग नहीं हो पाएगा और इट कैन लीड्स टू द एपिस्पैडियस। ये जो है इट्स अ नॉर्मल डिटेक्ट किया गया। बट नोट दैट कि ऐसा हुआ तो ही ऐसा हो जाएगा, ये डेफिनेट काउज नहीं है, बिकॉज ऑफ इट इज अननोन। दीज ऑल आर द एक्सपेक्टेड रीजंस, मतलब आशा उम्मीद किया जाता है कि ये सब रीजन होते हैं। एंड एक लास्ट में और लगाया जाता है पता, एक और रीजन बताया जाता है कि हो सकता है बच्चे में ब्लैडर की एक्जोस्ट्रॉफी हो गया। व्हाट इज द ब्लैडर एक्जोस्ट्रॉफी? एक्चुअल में ब्लैडर एक्जोस्ट्रॉफी भी जो है वो बेबी में ही डिटेक्ट किया जाता है। अब यूरिन ब्लैडर को मैंने अभी जस्ट आपको लोकेट करके बताया था जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही कि यूरिन ब्लैडर कहां होना चाहिए सर? इस प्यूबिक एरिया के अंदर होना चाहिए। यहां के ऊपर जो है इधर में एब्डोमिनल कैविटी होती है, इसको एब्डोमिनल कैविटी में नहीं चले जाना चाहिए। अगर सही जगह पर यूरिन ब्लैडर नहीं है और ये एब्डोमिनल वॉल से अटैच है या उसके स्किन में धंसा हुआ है, चिपका हुआ है, तो फिर से अगेन यूरिन ब्लैडर डिसलोकेट हो गया। अब यूरिन ब्लैडर डिसलोकेट हो गया, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ब्लैडर एक्जोस्ट्रॉफी। अब क्योंकि यूरिन ब्लैडर डिसलोकेट हो गया तो उसी के कारण यूरेथ्रा भी सही जगह तक नहीं पहुंच पाया और उसका भी डिसलोकेशन हो गया। तो ऐसा बताया जाता है, ऐसा उम्मीद जताया जाता है कि ब्लैडर एक्जोस्ट्रॉफी के कारण भी जो है एपिस्पैडियस या हाइपोस्पैडियस क्रिएट होता है। दीज आर द फ्यू रीजंस व्हिच कैन लीड टू द एपिस्पैडियस इन द चिल्ड्रन। अब मेरी बात ये आपको सुननी चाहिए और ध्यान से समझना चाहिए कि अगर यदि एपिस्पैडियस हो गया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकता है बॉडी में। अब एक्चुअल में क्योंकि हमारे बॉडी में के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हम लोग बोलते हैं तो वो कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे आपने खाना खाया, ठीक है, खाना खाने के बाद आपके नॉर्मल इंटेस्टाइन में क्या है, डाइजेशन होता है, पहले स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर भोजन जो है फाइनली अल्टीमेटली जब कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है तो जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं एब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइन में और ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में पहुंच जाता है। और डाइजेस्टिव वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो नॉर्मल स्टूल के थ्रू हम लोग बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है एनस से होते हुए, ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। अब फर्ज करो या ऐसा सोचो कि अगर सपोज दैट आपको 1 वीक तक स्टूलेशन नहीं हुआ है, यानी आपको प्रेशर नहीं बना, आप लैट्रिन नहीं कर पाए, ठीक, तो क्या अब 1 वीक से आपने स्टूल पास नहीं किया है, आप कंफर्टेबल फील कर पा रहे हो बॉडी में, आप सारे काम नॉर्मल कर पा रहे हो? नहीं, पूरी बॉडी बेचैन हो गई होगी आपके सारे के सारे काम अब नॉर्मल हो गए होंगे, आप सही से बातें तक नहीं कर पा रहे होगे, पूरा पेट में आपके कॉलिक पेन स्टार्ट हो गया होगा। क्यों हुआ? एक एक्सक्रेटरी डाइजेस्टिव एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो है वो आपकी बॉडी से नहीं निकला, इसलिए हो गया। सेम वे ये तो हुआ डाइजेस्टिव एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। जैसे हम खाना खाए, हमारी बॉडी में एनर्जी गया, पानी पिए, वो भी एब्जॉर्ब होकर इंटेस्टाइन से गया, तो हमारी बॉडी में लॉट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं जिससे कि लॉट ऑफ मेटाबॉलिक एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे कि यूरिया बनता है, क्रेटिनिन बनता है, यूरिक एसिड बनता है, और भी बहुत सारे टॉक्सिक पदार्थ बनते हैं हमारी बॉडी में अगर मेटाबॉलिज्म होता है तो अब क्या रीजन है? केवल हमारा डाइजेस्टिव प्रोडक्ट बाहर नहीं गया 1 सप्ताह तो हमारा पूरा बॉडी बेचैन हो गया। उसी प्रकार से अगर ये टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी से बाहर न निकले और प्रोड्यूस होकर आपकी बॉडी में ही एक्यूमुलेट होता जाए, जमा होता जाए, तो क्या आपको लगता है कि आप सही वे में जी पाओगे? किसी का किडनी खराब हुआ पेशेंट को आप देखे हैं, वो कितना बेचैन होता है, पूरी बॉडी फुली हुई है, पीएच नहीं मेंटेन हो रहा है, आपकी बॉडी काम नहीं कर रहा है, किडनी खराब होने के कारण कोई भी वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट फिल्टर नहीं हो रहा है, फिर क्या? फिर जीवन बर्बाद। आपको हर सप्ताह डायलिसिस, नहीं तो आपका अल्टीमेटली डेथ हो जाएगा। ये क्यों हुआ?
क्योंकि जो भी वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बना बॉडी में वो ब्लड के साथ मिक्स होता है, और वो ब्लड के साथ मिक्स होने के बाद उसको बाहर निकलने के लिए फिल्टर कहां होता है सर? इसी किडनी पे जाकर के फिल्ट्रेशन होता है। अब वो किडनी पे फिल्टर होने के बाद जो वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट रहते हैं, वाटर जो कि एज अ यूरिन होता है उसमें मिक्स होता है, और मिक्स होकर के इसी यूरिन ब्लैडर में आने के बाद यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है। पहला रीजन ये हुआ, मतलब अगर यूरेथ्रा में डिफेक्ट हो गया तो जिसके थ्रू निकलना चाहिए था वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, फिल्टर भी किडनी में प्रॉपर हुआ, यूरेटर के थ्रू यूरिन ब्लैडर में प्रॉपरली आया, लेकिन यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो निकल नहीं पाया प्रॉपर जो निकलना चाहिए था। फिल्टर भी प्रॉपर हुआ, यूरेटर के साथ यूरिन ब्लैडर में भी प्रॉपर आया, लेकिन इसी यूरिन ब्लैडर से जो निकलना चाहिए था यूरेथ्रा के थ्रू बाहर इसको, वो नहीं निकल पाया। व्हाई? बिकॉज ऑफ यहां एपिस्पैडियस क्रिएट हो गया। अब यदि ये बाहर नहीं निकल पाया तो फिर अल्टीमेटली बॉडी में क्या होगा सर? दे ऑल विल एक्यूमुलेट इन योर बॉडी। अब टॉक्सिक प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका शरीर पूरा के पूरा बीमार हो जाएगा और आप अल्टीमेटली डेथ लेट्स हो जाएगा। अब एक क्रिएट बच्चों में होता है तो दैट मींस कि ये सारे सिचुएशन बेबी में ही फाइंड आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर वो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो फिर इसका क्या अल्टीमेटली इलाज हो सकता है? इसको ट्रीट करवाना जरूरी है। ट्रीटमेंट क्या होता है अभी आगे आपको बताऊंगा। पहला हो गया। दूसरा रीजन आपको जैसे मैंने अभी पढ़ा रहा था, शुरू में ही बताया कि ये जो होता है सर हमारा जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट ही जो है वो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एज ए रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी काम करता है। फीमेल में तो नेचर ने दो ओपनिंग बनाया है, एक वजाइनल ओपनिंग बनाया फर्टिलाइजेशन के लिए, जो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो यहां से फर्टिलाइजेशन यूट्रस तक पहुंच जाएगा, फ्लोपियन ट्यूब तक पहुंच जाएगा, स्पर्म वहां एग के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा। यूरेथ्रल ओपनिंग अलग है। अगर यूरेथ्रल ओपनिंग खराब हुआ तो फीमेल में केवल जो मैंने अभी आपको कारण बताया वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट एक्यूमुलेशन का, उसका प्रॉब्लम क्रिएट होगा, फर्टिलाइजेशन का नहीं होगा। लेकिन मेल में जैसा कि मैंने बताया, मेल में केवल एक ही यूरेथ्रल ओपनिंग ही होता है, जो कि यहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो कि यूरिन को भी एज वेल एज आपको जो एपिडाइडेमस से क्रिएट होता है, स्पर्म बनते हैं। स्पर्म का फॉर्मेशन कैसा होता है उसका भी एक क्लास आपको बहुत अच्छे में पढ़ा दूंगा। जो बनते हैं वो भी इसी यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू आता है जब आप सेक्सुअल मैटिंग करते हैं। तो मेल में तो दोनों की ओपनिंग एक ही हो गई, चाहे आप वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट निकलना हो या फर्टिलाइजेशन होना हो। तो पहला तो मेल में डिजीज क्रिएट हो गया, एक्यूमुलेशन वाला वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, उसी के कारण उसका डेथ लीड हो जाएगा। दूसरा, अगर वही बेबी यंग हो गया तो उसमें फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस न के बराबर हो जाएंगे। दूसरा, वो फर्टाइल भी नहीं हो पाएगा, वो फर्टाइल मेल नहीं है। तो ये दोनों कारण जो है वो आपको मेल में लेट्स हो जाएगा। दैट्स वाई इसका ट्रीटमेंट बहुत ही जरूरी है। अब वही मैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में बताने वाला था कि क्या क्या चीजें आपको समझ में आएगी कि क्या एबनॉर्मलिटी हो सकती है। सबसे फर्स्ट वन तो यूरेथ्रा की एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाएगी, जहां ओपनिंग नहीं होना था वहां हो गया, और जहां ओपनिंग होना था वहां नहीं हुआ। अब इस यूरेथ्रा की ओपनिंग होने के कारण, एबनॉर्मल ओपनिंग होने के कारण, पहला तो इनफर्टिलिटी क्रिएट हो गया आपको मेल में। दूसरा, एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट हो गया, जिसके कारण लॉट ऑफ जो है एबनॉर्मलिटी आपकी बॉडी में लेट्स हो जाएगी। देन आपको नेक्स्ट रीजन क्या हो जाएगा? बैक ऑफ यूरिन फ्लो। अगर हमारा यूरेथ्रा सही जगह पे था तो यहां यूरिन का फ्लो सही वे में निकल रहा था। अब यूरेथ्रा सही जगह पे नहीं है, यहां पर है या यहां पर है, जिसके कारण क्या होगा? ब्लॉकेज क्रिएट होगा। जिसके कारण क्या होगा? ब्लॉकेज क्रिएट होगा। अब यदि ब्लॉकेज क्रिएट हुआ तो ये यूरिन का फ्लो क्या हो जाएगा? बैक, बाहर निकलना चाहिए था वापस आपकी बॉडी में चला गया। इसी बैक फ्लो ऑफ यूरिन को बोला जाता है रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी। तो ये एपिस्पैडियस होने के कारण या हाइपोस्पैडियस होने के कारण रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी भी क्रिएट होगा, जिसके कारण फिर अगेन एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिन लेट्स करेगा आपकी बॉडी में। यूरिन ब्लैडर फटने लगेगा, आपको एक्यूमुलेट होने के कारण यूरिन लगेगा कि अब किसी भी तरीके से इसको निकालो। इतनी आपको बच्चे को होने लगे, क्योंकि बच्चे में ही अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा। मैंने क्या बोला शुरू में ही? इट इज कॉन्जेनाइटल डिजीज, रेयर है बट कॉन्जेनाइटल है। एट बर्थ, जन्म के समय ही इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात कि इसका ट्रीटमेंट भी तभी हो तभी ज्यादा बेटर है, उसी समय करवा ले तो और बेटर है। अभी इसके बारे में बात हम करेंगे। नेक्स्ट वन, आपको इससे क्या लेट होता है? ब्लैडर एग्जॉस्ट्रॉफी। अभी जस्ट एक्सप्लेन कर रहा था कि यूरिन का ब्लैडर सही जगह नहीं होने के कारण
अगर दूसरे जगह हो जिसके कारण एपिस्पैडियस हो जाएगा तो ब्लैडर एक्सोस्ट्रॉफी हो जाएगा, इसके कारण फिर यूरिन का फ्लो सही नहीं होगा, फिर आपको एक्युमुलेशन हो जाएगा। इस कंडीशन में आपको शॉर्ट वाइडेन, छोटा और चौड़ा पेनिस भी ऑब्जर्व हो सकता है, देखने के लिए मिल सकता है विद एबनॉर्मल कर्वेचर। पेनिस का जो कर्वेचर होना चाहिए, 3 पार्ट अभी जस्ट मैंने बताया था, रूट होता है, सैफ्ट होता है और ग्लैंस पेनिस होता है, नॉर्मल कर्वेचर के साथ नहीं आपको ऑब्जर्व होगा। इस कंडीशन में आपको मल्टीपल टाइम्स यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन जो है वो देखने के लिए मिलेगा, बार बार यूटीआई हो जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट निकल नहीं रहा है और उसमें वो वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट आपको एक्यूमुलेट होते जा रहा है बॉडी में ही, कुछ यूरिन ब्लैडर में ही। वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट पे बैक्टीरिया बहुत अच्छे ग्रो करते हैं, तो बैक्टीरिया अच्छा ग्रो कर जाएगा आपकी बॉडी में ही, तो बार बार आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाएगा। प्यूबिक बोन्स जो है, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है यूरिन का प्यूबिक एरिया में, तो प्यूबिक बोन्स जो है वो चौड़े होने लगेंगे, नॉर्मल नहीं रह पाएंगे। आपको एबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ फीमेल में लिबिया एंड द क्लॉटरिस दोनों की ओपनिंग जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगी। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो जनरली अगर एपिस्पैडियस या हाइपोस्पैडियस ऑब्जर्व होता है, डिटेक्ट होता है, देखा जाता है, तो आपको ये सारे कंडीशन लेट्स होंगे। अब ये है तो एबनॉर्मल कंडीशन और बहुत बड़ा कंडीशन है सर, क्योंकि ऐसा अगर डिफेक्टिव देखा जाता है बच्चों में और वो बच्चा बड़ा हो गया तब तो उसका पूरा जीवन के जीवन बर्बाद हो गया, एबनॉर्मल हो जाएगा क्योंकि वो फर्टाइल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, जब बेबी बच्चा ही हो, जब बेबी जन्म लिया हो, तुरंत नहीं, जन्म लेने के क्योंकि तुरंत लिया होता है तो उसमें ना तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होते हैं, मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा होते हैं। तो आई हाईली रिकमेंड फॉर दोस बेबीज कि जब वो कम से कम 6 महीने का हो जाए, जब उसका बॉडी कम से कम मैच्योर हो जाए, यस एटलीस्ट साल भर का हो जाए, इस कंडीशन में जो है कम से कम यूरिन फ्लो निकलेगा, कंप्लीट एक्यूमुलेट नहीं हो रहा होगा। ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की एबनॉर्मलिटी है, ये भी आपको फाइंड आउट करना जरूरी रहेगा। केवल अगर यूरेथ्रा डिसलोकेट हुआ है तो यूरिन का फ्लो थोड़ा निकलता रहेगा, अगर यूरिन ब्लैडर डिसलोकेट हो गया है तो ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो वो सारी कंडीशन आपको पहले देखना होगा कि किस कंडीशन के कारण एपिस्पैडियस हुआ है। ठीक है, तो अब कम से कम अगर साल भर ये 6 महीने का बेबी हो गया है तो आप इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और इसका ट्रीटमेंट में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है वो है दैट इज द सर्जरी। सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है सर? वो होता है सर्जरी। सर्जरी करवाने से क्या होगा सर, जो डिसलोकेट यूरेथ्रा हुआ है उस यूरेथ्रा को हम लोग सही लोकेशन पर ले जाके सर्जरी करके और स्टिच कर दिया जाएगा। अगर यूरिन ब्लैडर डिसलोकेट हुआ है तो उसको भी जो है वो सर्जरी करके सही कर दिया जाएगा। सर्जरी करने से क्या क्या फायदे होंगे? सबसे फर्स्ट वन तो बेनिफिट ये होगा कि जो लुक और फंक्शन था जेनिटल एरिया का, जो लुक खराब हुआ था जेनिटल एरिया का, फंक्शन दोनों काम करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि सही जगह पे ओपन कर दिया तो फंक्शन स्टार्ट हो गया, यूरिन का निकलना सही फ्लो में निकलना स्टार्ट हो गया। और डिसलोकेट जो लुक जो खराब हुआ था वो लुक भी चेंज हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। रिकंस्ट्रक्ट ऑफ जेनिटल एंड यूरेथ्रा और जेनिटल एरिया को रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा, मतलब जो पहले से जैसा बना हुआ था खराब सा वो अच्छा बन जाएगा, सही वे में बन जाएगा। देन जो यूरिन सही वे में मूव नहीं कर पा रहा था, फ्लो नहीं कर पा रहा था, वो भी सही वे में करेक्ट लोकेशन से फ्लो होने लगेगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर सही जगह पर मेल का यूरेथ्रा लोकेट हो गया है तो उसका फर्टिलिटी प्रिजर्व हो जाएगा, यानी वो जब बड़ा होगा, जब वो फर्टाइल होगा तो उसकी फर्टिलिटी पॉसिबल हो पाएगी। तो ये होता है सर्जरी के फायदे, और सर्जरी ही इसमें मेक पॉसिबल ट्रीटमेंट हो पाता है। आप बोलोगे ये सब तो हो गया, इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, पता कैसे चल सकता है कि हाँ इसको एपिस्पैडियस हुआ है कि नहीं हुआ है? डायग्नोसिस के कई सारे पैरामीटर हैं। सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर तो यही है कि जब बेबी जन्म लिया है उसी समय जो है उसका हिस्ट्री, जो डॉक्टर वहां होंगे, ओटी में हुआ है कि नॉर्मल वार्ड में हुआ, लेबर वार्ड में हुआ, वहां से उसकी हिस्ट्री से पता चल जाएगी, या फिजिकल एग्जामिनेशन बेबी का किया जाए तो उस समय पता लग सकता है। इसीलिए जब बेबी होता है तो उस समय डॉक्टर एक प्रॉपर चेक करते हैं और पीडियाट्रिक डॉक्टर बुलाया जाता है कि आप बेबी को प्रॉपर चेक कर लो कि कहीं कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो जिस समय जन्म लिया उसी समय भी इसको पता लग सकता है। अगर अब ये थोड़ा बड़ा हो गया उस समय, उसके बाद अगर आपको पता लगानी है तो डायग्नोसिस के कई सारे पैरामीटर होते हैं। सबसे फर्स्ट वन होता है साइटोस्कोपी। साइटोस्कोपी का मतलब क्या होता है? जैसे आपने इंडोस्कोपी देखा होगा ना, एक इस प्रकार का कंप्यूटर स्क्रीन होता है, एक दूरबीन होता है ये ऐसा ट्यूब होता है, इसमें इस साइड में जो है एक ट्यूब नली, एक एंड पर जो है दूरबीन लगा हुआ होता है,
और एक एंड पर जो है वो आईपीस लगा हुआ होता है। अब आजकल यही आईपीस जो है ये वायर निकल के इस कंप्यूटर स्क्रीन से अटैच होता है, आंख से नहीं देखना पड़ता है, डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन में देखते हैं। क्या करते हैं इसी साइटो इस दूरबीन को क्या करते हैं, जो ट्यूब वाली नली है यूरेथ्रा के थ्रू, यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू जो है, जहां से भी यूरेथ्रल ओपनिंग हुआ है जो डिसलोकेशन पे है वहां से इसको इंसर्ट करते हैं और उसको यूरिन ब्लैडर तक कंप्लीट ले जाते हैं और ले जाकर के उसके रास्ते में देखते हैं कि कहीं कोई ब्लॉकेज एक्स्ट्रा तो नहीं है या किस कारण से ऐसा हुआ है। वो सारी चीजें जो है हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखता है और फिर डॉक्टर रिपोर्ट बना के देता है। दिस इज द साइटोस्कोपी। ये सर्जरी के पहले किया जाना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे हमें यह पता चल जाता है कि क्या क्या लोकेशन किस और जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर गया हुआ है। ठीक है, तो डायग्नोसिस में दूसरा पैरामीटर ये यूज करते हैं, कुछ जो है वो ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि सीबीसी टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवाते हैं, उसके सारे ब्लड के पैरामीटर पता चलने चाहिए। केएफटी और इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करवाते हैं ताकि क्या क्या चीजें एक्यूमुलेट हो रहा है, कम से कम उसका किडनी प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको चेक करने के लिए करते हैं। एक इंपॉर्टेंट टेस्ट हम लोग करते हैं जिसको आईवीपी बोला जाता है, इंट्रावेनस पाइलोग्राम इसको कहते हैं। ये एक्चुअल में एक टेस्ट होता है जो स्पेशली किडनी, ब्लैडर और यूरेटर के लिए करते हैं। ये एक स्पेशल टाइप के एक्सरे होता है। अब एक्सरे आपने देखा होगा कि हम गए, जैसे हमारी हड्डी टूट गई, हम जाते हैं डायग्नोस्टिक सेंटर, एक्सरे करवाते हैं, हड्डी को कई किस लोकेशन में है टूटा हुआ पता चल जाता है। लेकिन जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में तो कोई भी बोन्स है नहीं, ना ही किडनी में कोई बोन्स है, ना ब्लैडर में कोई बोन्स है, यूरेटर में भी कोई बोन्स नहीं है, वो तो मसल्स का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है यूरेटर या यूरेथ्रा भी। तो कैसे डिटेक्ट करेंगे सर इसको, इसमें एक्सरे का क्या मतलब है? ये एक मैंने जैसा बोला एक स्पेशल टाइप का एक्सरे होता है। आईवीपी का मतलब इंट्रावेनस पाइलोग्राम। ये एक प्रकार का डाई होता है, कलर होता है, या कहिए कि कॉन्ट्रास्ट होता है। उस कॉन्ट्रास्ट को ह्यूमन के जो आर्म होते हैं उस वेन्स के थ्रू एक इंजेक्शन दिया जाता है। उस इंजेक्शन में जो दवाइयां यूज की जाती है उसको कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं या एक्सरे डाई भी बोल सकते हो, कलर। जब हम उसको देते हैं बॉडी में वेनस के थ्रू, वेन में इंजेक्शन देते हैं, तो कुछ क्षण के बाद, लगभग 10 या 15 मिनट या आधे घंटे के बाद वो ब्लड में जो है वो प्रॉपर मिक्स हो जाता है। वो कॉन्ट्रास्ट मिक्स होने के बाद क्या होगा सर, ब्लड को किडनी पर जाकर के फिल्टर होना होता है। वो किडनी से फिल्टर होते हुए, यूरेटर से होते हुए यूरिन ब्लैडर में जाके यूरेथ्रा से बाहर निकलेगा जब आपको पेशाब लगेगा तो, क्योंकि ब्लड के साथ मिक्स होके गया है। तो जब वो गया जिस ऑर्गन में गया, स्पेशली आपके किडनी में जब गया, यूरेटर में गया, यूरिन ब्लैडर में गया, तो वहां पर जो है उसको कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर दिया, कलरफुल क्रिएट कर दिया। उसी कॉन्ट्रास्ट को हम इस एक्सरे मशीन के थ्रू जब एक्सरे लेंगे तो हमें डिटेक्ट हो जाएगा कि आपके यूरिन ब्लैडर का या यूरेटर का या किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है, और वो स्ट्रक्चर जो है एक्सरे वाले फिल्म में डॉक्टर देख पाएगा। उससे पता लग पाएगा कि लोकेशन कैसे कैसे गया हुआ है। इसी को बोलते हैं आईवीपी, एंड इट इज अ इंपॉर्टेंट टेस्ट, इट इज अ इंपॉर्टेंट पैरामीटर डायग्नोस्टिक टूल फॉर द डिटेक्शन ऑफ या डायग्नोसिस ऑफ द हाइपोस्पैडिस या इपिस्पैडियस। अब इसके बाद आप एमआरआई, सीटी स्कैन या पेल्विक एक्सरे भी करवा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है तो एमआरआई, सीटी स्कैन प्यूबिक बोन के लिए, प्यूबिक एरिया के लिए या एक्सरे, अनदर एक्सरे भी डॉक्टर करवा के देखते हैं। इसके अलावा आप यूएसजी भी, अल्ट्रासोनोग्राफी यूरोजेनाइटल सिस्टम का करवा सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड करके यूरोजेनाइटल एरिया का डॉक्टर देख पाता है कि क्या क्या लोकेशन सही है कि नहीं है। ये सभी जो है डायग्नोस्टिक पैरामीटर आप यूज करते हैं इपिस्पैडियस या हाइपोस्पैडियस को डायग्नोस करने के लिए। होप सो अभी आपको ये पूरी जानकारी समझ में आ पाई होगी कि इपिस्पैडियस क्या है, हाइपोस्पैडियस क्या होता है और किन में क्रिएट होता है। अगर ये ट्रीटमेंट आप जब बच्चा था उसी समय आप करवा पाए तो क्या होगा, जैसे जैसे बड़ा होगा बच्चा तो धीरे धीरे उसके जो मसल्स, ऑर्गन्स जो बढ़ेंगे जेनिटल यूरिनरी ट्रैक्ट के, वो धीरे धीरे वो भी जो है नॉर्मली इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आप बड़ा होने पे ऑपरेशन करवाएंगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा और वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। दैट्स व्हाई इट रिकमेंडेड द ओटी इन द चाइल्डहुड। बचपन में ही इसको करवाने के लिए रिकमेंड करते हैं डॉक्टर भी। बेस्ट सजेशन के लिए आप नियर अपने सर्जन या फिजिशियन से मिले, वो ज्यादा आपको अच्छा ट्रीटमेंट और बेस्ट सजेशन एडवाइस करेंगे। आज की क्लास में ये सारी जानकारी थी। होप सो आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा और ये जानकारी आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। यदि आपके लिए यूजफुल लगा और आपको लगा कि नहीं इससे हमें कुछ बेनिफिट है, तो इसको अपने फ्रेंड सर्कल या अपने सहपाठी, अपने मित्र, अपने रिलेटिव्स में भी फैलाएं, शेयर करें, ताकि कम से कम जो लोग इसको इन्फॉर्म, देखिए ये सारे इन्फॉर्मेशन ऐसे मेडिकल इन्फॉर्मेशन होते हैं जो एक जनरल लोगों को भी चाहिए होता है। तो कम से कम जितने ज्यादा लोगों में इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा
उन लोगों को इसकी जानकारी हो पाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग किसी नए क्लास में, नए लेक्चर्स के साथ, नए इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।